हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। देखिए किसी वजह से हमें शिफ्ट 1 लाने में लेट हो गया है ड्यू टू सम रीजंस। मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ गया था। चलो देखते हैं भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल जो है आपका कानून के समक्ष समानता या कानूनी समानता का वर्णन करता है। हमने आपको पहले बताया था आर्टिकल 14 आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। जीडी 2025 एग्जाम में एटलीस्ट कम से कम 4 से 5 बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है आर्टिकल 14 से रिलेटेड। कल भी पढ़ाया था कि नहीं, शायद 2 बार कल मैंने पढ़ाया था। अभी ध्यान नहीं दे रहे हो। देखो एक बच्चे ने मेल किया, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, तो बोल रहा है टीचर के पढ़ाने का। देखो बच्चे, टीचर कुछ भी आपको मेंशन करता है ना, मैं ये नहीं बोलूँगी किसी की बुराई। हाँ देखो, कोई टीचर आप पढ़ रहे हो, उसके पढ़ाने का बोलने का तरीका नहीं सही है तो कोई बात नहीं, उसके आप क्वेश्चंस देख सकते हैं, आप देख लीजिए, है ना। मैं चैनल का नाम भी नहीं लेना चाहूँगी। कोई बात नहीं बच्चे, आप एक काम करो, आप उसके दिए हुए क्वेश्चन और आंसर देख लो, ठीक है। कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता वो आपको क्या किस भाषा में पढ़ा रहे, हो सकता है वो इधर के ओरिजिन के हो ही ना, है ना। तो एक सिक्के के दो पहलू। चलो आगे देखते हैं। आर्टिकल 14 से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। देखो ये क्वेश्चन आपका बहुत बार रिपीट हो चुका है। अब एक चीज और देखो, CHSL एग्जाम में आपका 2023 में आर्टिकल 14 से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था जो आपका यही डिटो सेम था। सही है। चलो एक दो आर्टिकल मैं आपको और बता देती हूँ। आर्टिकल 9 मैंने आपको करवाया था। एक काम करो, आर्टिकल 9 में मैंने आपको बताया था ना कि कितनी मौलिक स्वतंत्रताओं की गारंटी देता है। 6 मौलिक स्वतंत्रताएं देता है। PDF में मिल जाएगा आपका, ठीक है। 6 मौलिक स्वतंत्रताएं प्रोवाइड करता है। देखिए मैं हॉस्टल में हूँ तो थोड़ा सा अगर आपको किसी बच्चे का साउंड आए तो थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। तो आर्टिकल 19 के अंतर्गत हमें 6 मौलिक स्वतंत्रताएं मिलती हैं जो हम आपको सारा करवा चुके हैं। आर्टिकल 23 के तहत हमने क्या बोला था आपको, मानव तस्करी से रिलेटेड हमारा आर्टिकल है, ये मैंने आपको लिखा दिया था, ये आपका इस बार आ भी चुका है। या जबरन श्रम, यहाँ पर आपकी एज लिमिट मेंशन नहीं थी। और कल आपका आया था DPSP से रिलेटेड आर्टिकल 36 से 51, ठीक है, रिलेटेड टू DPSP, ठीक है। चलिए जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा वो मैं आपको बताते जाऊंगी। ये क्वेश्चन आपका CHSL 2023 में आया, GD एग्जाम में 4 से 5 बार आ चुका है। नेक्स्ट देखो, हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में विनेश फोगाट, क्या ये दोनों आए थे, एक बार कंफर्म करना, ठीक है, ने कौन सी पार्टी ज्वाइन की थी। इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि INC को ज्वाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बना था, सरोजिनी नायडू ने कौन सी सभा बनाई थी। इन्होंने जो सभा बनाई वो अखिल महिला भारतीय महिला सम्मेलन या महिला भारतीय संघ कहलाई, ठीक है। आपको लिखा हुआ कहीं मिलेगा AIWC, ठीक है, सेम चीज है। कब, इन 1917 में। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन में पार्ट लिया, फिर इन्होंने महिलाओं की दुर्दशा देखी तो इनको लगा कि हमें इस फील्ड में फोकस करने की जरूरत है। इसके अलावा ये उस सम्मेलन में जो ये महिला संघ बनाया गया था उसकी चौथी अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्य भी किया था। सही है। चलो और इनसे रिलेटेड एक दो नॉलेज हम आपको और बताते हैं। सरोजिनी नायडू जो थी आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, ये क्वेश्चन आपसे बन चुका है, पहली महिला भारतीय अध्यक्ष थी, महिला भारतीय अध्यक्ष, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए इसको ध्यान रखना। कब, इन 1925, सही है। चलो एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बना है कि सरोजिनी नायडू किस सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। हाँ यही क्वेश्चन हम आपको बता रहे थे, तो हमने आपको ईयर बता दिया है 1925 और प्लेस भी बता दे रहे हैं, कहाँ, कानपुर, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमें मिलते हैं वो हम आपको बता देते हैं। इसके अलावा इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब दिया गया, भारत की कोकिला बोला गया, ये भी देख लो। इनको जो शीर्षक मिले थे, क्योंकि पता नहीं वापस से मैं ये टॉपिक कब पढ़ाऊंगी, ये मैं यहाँ पर ही मेंशन कर देती हूँ आपको, भारत की नाइटिंगेल शीर्षक दिया गया था, ये तो सब लोग जानते होंगे ना। चले, या भारत कोकिला कहा जाता था।
अब अगर आपको इससे क्वेश्चन बन जाएगा ना तो आप कर लेंगे। 2022 में बैडमिंटन में देखो पूछा गया अर्जुन अवार्ड किसे दिया गया, लक्ष्य सेन को दिया जाएगा। टेनिस में आपका ये बदल जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, टेनिस में किसके बाद 2-2 अंक बनाने पड़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपका सीजीएल एग्जाम में आया है 2022 में। यहाँ पर आपका क्वेश्चन कुछ और फ्रेम हुआ था, वो हम आपको बता देंगे अभी। 2-2 अंक बनाने पड़ते हैं ड्यूस को, लेकिन क्वेश्चन रिप्लेस होकर बोला है कि लव और ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है। टेनिस से क्वेश्चन आपका ये वाला आया है, सही है। और मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ क्वेश्चन। टेनिस में पूछा गया था, जब रिसीवर ड्यूस के बाद आता है, ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एग्जाम कहीं से भी आपका उठ रहा है, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन बता दे रही हूँ कि शायद आपको अगर मिल जाए तो आप कर लोगे। जो एग्जाम पेपर में क्वेश्चन आ चुके हैं मैं आपको सिर्फ वही बता रही हूँ, ठीक है। अगला अंक जीतता है तो स्कोर जो होता है वो क्या कहलाता है। ये आपका एसएससी सीजन में क्वेश्चन आया था ड्यूस से रिलेटेड। तो इसका जो आंसर है आपका वो है एडवांटेज आउट, ठीक है, हो जाएगा एडवांटेज आउट, सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे। देखो 2-2 अंक बनाने पड़ते तब भी ड्यूस होता है, लेकिन अगर दोनों खिलाड़ी एक गेम में, देखो अगर दोनों हमारे प्लेयर्स हैं, ये 2 प्लेयर्स हैं, अगर दोनों 3-3 अंक जीतते हैं, अंक लाते हैं, तो भी इसे ड्यूस कहा जाता है। इसका मतलब आपका होता है स्कोर कितना हो गया 40-40। अब इतनी अभी डिटेल हम आपको प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, है ना। चलो होता क्या है, यदि विरोधी खिलाड़ी एडवांटेज के बाद अंक जीतता है तो स्कोर वापस ड्यूस में चला जाता है। इस तरह की आपकी कंडीशन रहती है ना, जिसने टेनिस खेला है उसको पता होगा ना रूल्स। चलो कोई बात नहीं है। तो आपके अगर 3-3 अंक होते तब भी आपका ड्यूस कहलाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, माइकल फैराडे विद्युत चुंबकीय की खोज कब हुई थी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखना, ऐसे ही आया था या नहीं आया था। यहाँ पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण होगा, प्रेरण पूछा था क्या, एक बार कंफर्म करना। अगर पूछा था तो आपका 1931 होगा। इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आज हम लोग वीडियो के लिए इसकी खोज इन्होंने क्या की थी इन 1831 में, सही है। चलिए और इनसे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन अगर आप जानना चाहेंगे तो हम बता देते हैं। एक चीज और देखो, मैं यहाँ पर आपको एक चीज और मेंशन कर रही हूँ जो आपके एग्जाम पिछले एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, विद्युत चुंबकीय प्रवर्तन खोज। ये दोनों की चीजें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। विद्युत चुंबकीय प्रवर्तन की खोज जब आपका आएगा तो आपका माइकल फैराडे के साथ में एक नाम और ऐड हो जाएगा। आपको हो सकता है ये भी ऑप्शन में मिला हो, प्लस जोसेफ हेनरी। जब प्रवर्तन की बात आएगी तब आप करेंगे, ठीक है। बहुत ही सेलेक्टिव पॉइंट्स बताऊंगी, फालतू का कुछ नहीं बताऊंगी आपको जिससे आपका टाइम वेस्ट हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक चीज और देखो, एक आपका सीपीयू में क्वेश्चन मुझे मिला था देखने में जब मैं करवा रही थी 2019 में, विद्युत चुंबकत्व की खोज भी लिख लो, लगे हाथ, विद्युत चुंबकत्व की। क्योंकि ऐसा 1-2 बार हुआ है कि मैंने बिना मन से कि हाँ ठीक है ये नहीं बताना है, लेकिन बता दिया है तो आपको क्वेश्चन पेपर मिल गया है। विद्युत चुंबकत्व की खोज की बात आएगी आपकी तो हो जाएंगे हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड। मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ क्रिश्चियन ऑर्स्टेड, ठीक है। ये हो गया आपका विद्युत चुंबक। और चलिए ठीक है इतना ही रखते हैं, और अगर मुझे एग्जाम में ओरिएंटेड क्वेश्चन मिला तो मैं आपको जरूर बता दूंगी। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केजरीवाल ने बीजेपी की इस योजना में साइन किया था। पीएम श्री योजना थी बच्चे लोग, और पीएम हमारा हो गया प्रधानमंत्री, और श्री हो गया स्कूल फॉर, आर फॉर राइजिंग, आई फॉर इंडिया। अगर आपसे फुल फॉर्म पूछ ले, ठीक है, मतलब प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। चलो नेक्स्ट, वैजंती माला को पद्म विभूषण पुरस्कार कब मिला, इन 2024, सही है। इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला था, मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ। पद्मश्री अवार्ड भी मिला था कब, इन 1968। और जो पद्मश्री अवार्ड से रिलेटेड आपका क्वेश्चन था ये आपका एमटीएस एग्जाम में पूछा गया था 2022 में, कि किस अभिनेत्री को आपका जो है पद्मश्री अवार्ड 1968 में मिला था, सही है। चलो हमने आपको यहाँ पर बता दिया, आगे चले। चलो
नेक्स्ट आपसे एक क्वेश्चन बना है, ये क्वेश्चन हमें लैंग्वेज फ्रेमिंग पे थोड़ा सा डाउट है, इसकी लैंग्वेज यही थी कि नहीं थी, पर मुझे पता नहीं, ऑप्शन को लेके भी मुझे नहीं पता है, मैं इस क्वेश्चन को लेके कंफर्म नहीं हूँ, बट मैंने मेंशन कर दिया है कि एक बार हिमाद्री से रिलेटेड क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उत्तराखंड में स्थित हिमाद्री किस क्षेत्र में स्थित है? उत्तरी नॉर्दर्न श्रृंखला है ये आपकी, एक बार तो देख लेना, अगर किसी बच्चे ने एग्जाम दिया है तो हमें कंफर्म कर देना कि ये ऑप्शन में था कि नहीं था। एक क्वेश्चन ये देखने में मिला है कि सबसे ज्यादा शिलालेख जो है किस राजा का मिला है? सबसे ज्यादा शिलालेख मिला है आपका अशोक का, सम्राट अशोक का। इनके जो शिलालेख है मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा चट्टानों पर और स्तंभों पर गुफाओं की दीवारों पर बनवाए गए, है ना। इनका शासनकाल कब तक था? 208 से लेके 232 ईसा पूर्व। ये तो पता होगा ना। चलिए आगे चलते हैं। और एक क्वेश्चन मैं बता दूं, इनके शिलालेख टोटल, देखो बता सकते हैं लेकिन आपके पढ़ने के ऊपर है, आप पढ़ना चाहेंगे कुछ नहीं। देखिए टोटल शिलालेख जो थे 33 थे, सही है। इनको अलग अलग क्रम में वर्गीकृत किया गया, जैसे कि प्रमुख शिलालेख, लघु शिलालेख, अलग रॉक शिलालेख, प्रमुख स्तंभ शिलालेख और लघु स्तंभ शिलालेख, इस तरह से। शिलालेख था आपका सेकेंड था, जैसे कि पहला था उसमें क्या था, दूसरे का था। इसके लिए आपके लिए चाहिए टाइम, अभी हम आपको ये बताना चाहें तो बता सकते हैं, लिखोगे क्या? बोल देती हूँ, सुन लो, ठीक है। हमारा शिलालेख सेकेंड जो है उसमें मनुष्य और जानवरों का चिकित्सीय उपचार जो था उसके बारे में बताया गया, फलों के रोपण के बारे में बताया गया, औषधियों के बारे में बताया गया, इस तरह से। अब ऐसे मैं आपको अगर लिखाने बैठूंगी ना बच्चों तो बहुत सारा टाइम चला जाएगा, ठीक है। तो मुझे लग नहीं रहा ऐसे क्वेश्चन आएगा, मैंने आपको जो मेन चीज थी बता दी, टोटल नंबर ऑफ जो शिलालेख थे वो आपके 33 थे, सही है। जो सबसे पहला इनका शिलालेख था, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देख लो। सबसे पहला शिलालेख जो था इनका, उससे क्वेश्चन बनता है किस लिपि में लिखा गया? लिपि आपकी इनकी क्या थी? प्राकृत और ब्राह्मी। जो पहला शिलालेख था वो आपका ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। एक क्वेश्चन हमें ये मिला है, अब हमें ये नहीं पता ये क्वेश्चन नंबर 10 आया था कि 11 आया था, मैंने आपको बता दिया, लेकिन देख लो कि अशोक ने कौन से धर्म को अपना लिया था। तो इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, टाइपिंग के लिए माफ करना, बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो अब इन्होंने जब कलिंग युद्ध देखा, उसमें वहां पर क्रूरता देखी, तो इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। उसी के बाद से, कलिंग के युद्ध के बाद से इनका जो है हृदय परिवर्तन हो गया। और कुछ इससे रिलेटेड अगर मुझे लगा तो मैं आपको जरूर बता दूंगी, सही है। यहाँ पर मेंशन कर लो किस युद्ध के बाद, अगर पूछ लिया जाए तो कलिंग युद्ध के बाद इनका हृदय परिवर्तन हो गया। ये मैं अपने आपको 365 डेज में वही कराया है, ठीक है। उनका हृदय परिवर्तन हो गया। ये काफी पूछ लेता है कि किस घटना के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। चलिए देखते हैं, हरित क्रांति से किन फसलों को अधिक लाभ हुआ? ये क्वेश्चन आपका जीडी एग्जाम में आ चुका है। 2023 की पीडीएफ किसने किसने कर ली? देखो फिर से 2023 के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, हम आपको कितनी बार बोले। गेहूं और चावल वाली फसलों को हमारा सबसे ज्यादा लाभ हुआ था हरित क्रांति। हरित क्रांति हमारी कितनी थी? 1960 से लेके 1970, जो हरित क्रांति का टाइम पीरियड था, टेन्योर था कृषि को लेके, वो था 1960 से 1970, ठीक है। इसका जो एम था, हमारा लक्ष्य था, वो आपका क्या था? खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना। ये मैं बता चुकी हूँ आपको पहले भी। चलिए, तो गेहूं और चावल को सबसे ज्यादा लाभ हुआ है। इसके अलावा आपका ये क्वेश्चन जो है सीजीएल एग्जाम में भी आ चुका है 2022 में। आगे चलते हैं। सत्रिया नृत्य के संस्थापक, अच्छा एक बात बताओ, कल से हम पढ़ा रहे हैं, पागल ऐसे चिल्ला रहे हैं कि कुछ इफेक्ट हुआ किसी पर कि नहीं? सत्रिया वाला का फर्स्ट शिफ्ट में बताया था कल, 17 की फर्स्ट शिफ्ट में, फिर आपका ये 17 की थर्ड शिफ्ट में आया, जैसा बताया था वैसा ही आया है, ठीक है। संस्थापक कौन थे? शंकर देव जी, श्रीमंत शंकर देव भी आपको कहीं कहीं लिखा हो मिला होगा। जीडी एग्जाम में आ चुका है, 2023 का क्वेश्चन है। चिल्ला चिल्ला के सबको थक गए हैं, पीडीएफ से रेडी कर लो, कोई सुनता नहीं है। किस शताब्दी, और देखो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थोड़ी दे देते, किस शताब्दी में? 15वीं शताब्दी में ये नृत्य था, ठीक है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी और नहीं है, ठीक है। और एमटीएस में 2022 में आया है।
मैंने क्वेश्चन कितना करवाया, इतना करवाया है कि हम आपको क्या बताएं, लेकिन वही है मक्कारो। अच्छा एक बात बताओ, तुम किसी भी चैनल पे जा रहे हो, ठीक है, वीडियो देख रहे हो, अच्छी चीज़ है, पर एक बार जहाँ पे लगे ना, दिल करे कि हाँ ये वाली देखनी, वहाँ पे ज़रूर से ज़रूर देखो। चलो देखो आगे चलते हैं। SI एग्जाम में भी आपका आया था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। किस संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो अंतरराज्यीय जल विवादों से संबंधित है? हमारा जो आर्टिकल 262 है, ये हमारा अंतरराष्ट्रीय जल विवादों से संबंधित आएगा। एक काम करो, आर्टिकल 1-2 और लिख लो। आर्टिकल 262 है। आर्टिकल 263 किससे रिलेटेड है? हमारा अंतरराष्ट्रीय परिषद। एक मिनट, इसको याद कर लेना। अंतरराष्ट्रीय परिषद का प्रावधान है आपका आर्टिकल 263 में, ठीक है। अच्छा, हमने आपको आपातकाल बता दिए थे ना, आपातकाल भी पढ़ लेना एक बार। थ्री 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 संवैधानिक आपातकाल और आपका 360 वित्तीय आपातकाल, ठीक है। राष्ट्रीय, संवैधानिक और वित्तीय, तीनों याद रखना, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चे मूव ऑन करेंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स किस अनुच्छेद में है? आपका आर्टिकल 75। देखो यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताऊं, दो आर्टिकल देखो, 74 और 75। जो हमारा आर्टिकल नंबर 74 है, यहाँ पर आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही पूछा गया। मैं आपको दोनों चीजें बता देती हूँ, आपको जो था आप उठा लेना, ठीक है। देखो, क्योंकि आप लोग देखो एग्जाम देते हो, अब जैसे जो ड्यूज श्रवण वाला था, वहां पर आपको एग्जाम में है कि दो पारी के लिए कौन सा शब्द है वहाँ ड्यूज, लेकिन यहाँ क्वेश्चन आते आते हो जाता है कि ड्यूज शब्द का संबंध किस खेल से है। तो आप समझ सकते होंगे ना, बच्चे बताते हैं, देखो थोड़ी सी चीजें इधर की उधर हो जाती हैं। जो हमारा आर्टिकल 74 है, वो मंत्री परिषद से संबंधित है, मंत्री परिषद। और अगर आपका ये क्वेश्चन आया तो यहाँ पर आर्टिकल 74 होगा, ठीक है। मैं आपको ये इंक्लूड नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये नहीं पता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पूछी गई थी या अपॉइंटमेंट पूछा गया था। ये आपका मंत्री परिषद से संबंधित है। तो एक बार इस क्वेश्चन के बारे में आपको ऐसे रफली बता दे रही हूँ, क्वेश्चन मुझे कुछ इस तरह का मिला है, लेकिन मैं आपको डिटेल ये बता रही हूँ, आपको ये पढ़ना है, ये वाला जो मैं बता रही हूँ। 75 आर्टिकल जो है हमारा, वो मंत्रियों की नियुक्ति से रिलेटेड है। इसमें आ जाएगा आपका मंत्रियों की नियुक्ति, इसके अलावा उनका कार्यकाल, उनकी जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी, योग्यता, शपथ। तो अगर आपका मंत्री परिषद से रिलेटेड है बच्चे लोग, तो आपका जो आर्टिकल हो जाएगा वो यहाँ 75 नहीं 74 होगा, ठीक है। मैंने ध्यान नहीं दिया था, पर मैं बता रही हूँ, अगर आपका यही क्वेश्चन आया है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड। अच्छा, एक काम और करूँ, मैं आपको एक और थोड़ी सी नॉलेज देती हूँ। मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद, ठीक है, दोनों के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। एक काम करते हैं, लास्ट पेज में कर लेते हैं, पहले ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। अक्टूबर 2024 तक दिल्ली में शिक्षा के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? नई शिक्षा ऋण योजना। एक क्वेश्चन आपका प्राइमरी सेक्टर से मिला है, सेक्टर्स हमने करवा दिए हैं आपको 17 फैब की शिफ्ट 3rd में। अभी मैंने PDF अपलोड नहीं की ना शिफ्ट 3 की, हाँ थोड़ा सा लेट हो गया आज, हम थोड़ा सा बाहर थे, अभी हम अपलोड कर देंगे। इसमें हमने आपको सेक्टर्स के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है, कौन कौन से आपके किस किस सेक्टर में आएंगे। चलिए इसे आप एक बार इसकी PDF देख लेना, ठीक है। असम के मेले की मैच से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, तो जॉन बील मेला जो है असम के मोरी गांव में लगता है। जो हमें पता चला वो ये पता चला कि अम्बुबाची मेला आया था, जो असम के गुवाहाटी से रिलेटेड था, और कामाख्या मंदिर, ऐसे कुछ आपको मिला था, ये ना कंफर्म नहीं है, बट मेरे ख्याल से आपको कुछ इस तरह का पूछा गया, या तो पूछा गया है अम्बुबाची मेला कहाँ लगता है, किस मंदिर से रिलेटेड है, इस तरह का कुछ पूछा गया। तो मैंने दोनों मेंशन कर दिया। अगर कोई बच्चे ने इस शिफ्ट में एग्जाम दिया है तो प्लीज कंफर्म करना, ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आया है। देखिए, अगर हम आपको ऐसे बताते हैं कि आपका एक क्वेश्चन रिलेटेड आया प्राइमरी सेक्टर से, इसका मतलब आपको ये नहीं कि प्राइमरी सेक्टर ही पढ़ना है, इसका मतलब ये आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी तीनों सेक्टर को एक बार देख लेना है। सबसे पहला एशियन गेम कहाँ खेला गया था? नई दिल्ली में खेला गया था। भारत में कितनी बार हो चुके हैं, कोई बताएगा? भारत में कितनी बार हो चुके हैं? भारत में 2 बार हो चुके हैं। पहला हुआ है 1951, दूसरा हुआ है 1982।
सही है। चलो, और ये क्वेश्चंस जो है आपके ईयर वाइज, ये आपका आ चुका है CHSL एग्जाम में आया है, 2022 में पूछा जा चुका था कि भारत में कितनी बार हुए, और ईयर पूछा था कि किस किस ईयर में हुए, तब का 1951 और 1982 में हुआ है। इसके अलावा आपका RRB JEE में आया तो खैर अलग बात है, देखो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका क्वेश्चन क्या है वो हर जगह आपको मिलेगा। तो RRB JEE में भी सेम क्वेश्चन आया है कि पहली बार आपका कब आयोजित हुआ था, इन 1951। अगर पहली बार बोलेगा ना तो आपका 1951 हो जाएगा, दूसरी बार आपका 1982 में हुआ है। सही। चलो, जो क्वेश्चन बन सकता था हमने आपको बता दिए, आगे चलते हैं। एक आपका डांस फॉर्म से रिलेटेड आया था, केरल का डांस फॉर्म पूछा गया था, कथकली या मोहिनीअट्टम दोनों में से शायद कोई एक पूछा गया था, तो केरल से रिलेटेड है। MTS एग्जाम में भी आ चुका है, 2023 में पूछा गया था। हमने आपको 8 शास्त्रीय नृत्य करवा दिए थे और उनसे रिलेटेड लोग भी बता दिए थे एक बार, लेकिन अगर आप चाहो तो हम फिर बता सकते हैं। लेकिन उसके पहले एक काम करो, उसके पहले आप मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के बारे में थोड़ा सा डिटेल लिख लो, क्योंकि हो सकता है आपको अगला क्वेश्चन मिल जाए। सही है। आर्टिकल 74 जो है हमने आपको बताया मंत्रिपरिषद का प्रावधान है, उसमें अगर आप मंत्रिपरिषद की बात करोगे बच्चे, तो इसमें 3 प्रकार के मंत्री मिलेंगे आपको। पहले कौन से मिलेंगे, कैबिनेट मंत्री। हमारे जितने कैबिनेट मंत्री हैं वो हमारे इसमें आ जाते हैं। देखिए टाइम बहुत कम है, हम आपको बहुत लंबा वीडियो लेके नहीं बैठेंगे, आपका टाइम बहुत प्रीशियस है। दूसरा हो जाता है आपका राज्य मंत्री, दूसरे टाइप के जो मंत्री राज्य मंत्री। राज्य मंत्री में भी आपको क्या मिलेंगे, राज्य मंत्री जिनका स्वतंत्र प्रभार रहेगा, और राज्य मंत्री जो MOS वाले रहेंगे, ठीक है, जो कैबिनेट को रिपोर्ट करते हैं। 2 तरह के मिलेंगे, पहला स्वतंत्र प्रभार, आपको लिखा मिलता होगा ना कहीं राज्य मंत्री और ब्रैकेट में स्वतंत्र प्रभार, ये आपके हो गए MOS। तीसरे आपके मिलेंगे उप मंत्री, ठीक है। ये 3 तो हो गए आपके मंत्री, ये तीनों मिलकर गठन करते हैं किसका, मंत्री परिषद का, ठीक है। जो इससे मुझे इंपॉर्टेंट चीज लगी वो मैंने आपको बता दी। मंत्रिमंडल की अगर आप संरचना की बात करोगे, मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, आगे जाएंगे आप, तो संरचना में आपको मिलेंगे कैबिनेट मंत्री, दूसरा आपके प्रधानमंत्री जी हो गए। देखो कैबिनेट मंत्री में आपके जैसे गृह मंत्री हो गए, रक्षा मंत्री हो गए, वित्त मंत्री हो गए, रेल मंत्री, यह सब आपके कैबिनेट मंत्री में आ जाएंगे, ठीक है। और तीसरा इसकी संरचना में डिपेंड करता है इनकी संख्या कितनी होगी, तो संख्या इनकी होगी 15 से 20 सदस्यों की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के बीच में अगर आप अंतर बोलेंगे, तो मंत्रिपरिषद को भारतीय संविधान में देखो मान्यता प्राप्त होती है, ठीक है, संविधान में, और विधायिका का एक अंग होता है। ये क्वेश्चन हम पहले करा चुके हैं। मंत्रिमंडल जो होता है हमारा, उसको 1978 में संवैधानिक रूप से मान्यता मिली थी। मंत्रिपरिषद में अगर आप सदस्यों की संख्या देखेंगे तो आपके 55 से 60 भी हो जाएंगे, ठीक है। ये आपका मंत्रिमंडल का है, ठीक है। यहाँ पर जो सदस्य होंगे आपके वो हो जाएंगे 55 से 60। यहाँ पर सदस्य कितने हैं, 15 से 20। सही है। आगे चलते हैं। इससे रिलेटेड देखो काफी कुछ हमने आपको डिस्कस कर दिया, इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको दोनों बता दिया कि मंत्रिपरिषद ये रहा और मंत्रिमंडल ये रहा। सही है। कुछ आर्टिकल्स हम आपको एक तो बता देते हैं। ये अंग, अगर आपसे एक क्वेश्चन और बनेगा कि मंत्रिमंडल जो है किसका अंग होता है, ये क्वेश्चन आपका एक बार आ चुका है, मंत्रिमंडल किसका अंग है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मंत्रिपरिषद का। ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। सही है। आगे चलते हैं। एक दो आर्टिकल्स लिख लो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं। 75(1) प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा।
सही है। 75 और सारे लिखाना पड़ेगा क्या? लिखो। अच्छा, मंत्री परिषद की अगर बात करें, किसके प्रसाद पर्यंत रहेगी? ये क्वेश्चन आपका आया था ना, याद है? किसके प्रसाद पर्यंत रहेगी? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। यही सेम क्वेश्चन आपका आया था अभी जीडी 2025 में ही। बनी रहती है, ठीक है। जो बहुत जरूरी है वो मैं आपको लिखवा रही हूँ। मंत्री परिषद हाइफन कर दिया मैंने यहाँ पर। सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? सामूहिक रूप से किसके प्रति? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। देखिए ये टॉपिक आया है इसलिए हो सकता है इससे आपको क्वेश्चन मिल जाए, इसलिए हम आपको ये टॉपिक करवा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट आपका देखते हैं 75(5). अगर कोई मंत्री जो है संसद सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह में सदस्यता ग्रहण करना आवश्यक है। मैं आपको शॉर्ट में लिख देती हूँ, सदस्यता 6 माह में ग्रहण करना आवश्यक है। आवश्यक है, ठीक है। चलिए, और 75(6) जो है वो आपका मंत्री परिषद के वेतन भत्ते से संबंधित है। वेतन भत्ते ये आपका आ चुका है, ठीक है, कि मंत्री परिषद के वेतन भत्ते कौन डिसाइड करता है? संसद के द्वारा। ये आपके देखो ये वाला क्वेश्चन भी आपका आ चुका है, ये भी आपका एग्जाम वाला है और ये भी आपका एग्जाम में आ चुका है। ये वाला नहीं आया है, ये वाला क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ चुका है और ये भी। मुझे जितना समझ में आया मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद का आया सामने टॉपिक, जितना मुझे जरूरी लगा उतना मैंने आपको क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट देखो, एक टॉपिक हमारे पास और बच रहा है, इसको मैं बाद में मेंशन कर देती हूँ। एक काम करती हूँ, इसमें आपके डांस फॉर्म से रिलेटेड जो लोग रहेंगे उनके बारे में है। ये मैं आपको पीडीएफ में मेंशन कर दूंगी, क्योंकि मैं अगर आपको एक एक लिखाने लगूंगी तो बहुत सारा टाइम चला जाएगा, इसलिए मैं आपको पीडीएफ मेंशन कर दूंगी। चलिए शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस लेके जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग साथ में बने रहिएगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। शिफ्ट 1 हम लोगों ने अपलोड कर दिया है, शिफ्ट 2 के बारे में देख लेते हैं जितने क्वेश्चंस मिल चुके हैं। एक दो क्वेश्चंस में थोड़ी सी कंफ्यूजन है, वहां मैं आपको बता दूंगी। सविता पूनिया का राज्य पूछा गया था कि वो किस राज्य से रिलेटेड है, तो ये हरियाणा के हैं। कहाँ से? सिरसा जिले से। हॉकी प्लेयर में, हॉकी में क्या है? गोलकीपर, ठीक है। तो ये भारत की राष्ट्रीय हॉकी टीम है, उसके मेंबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बना था, प्रसिद्ध नर्तक जो है युगल कमलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना कौन से राज्य से है? ये क्वेश्चन जो है आपका CHSL एग्जाम में आ चुका था और CGL 2024 का तो फेवरेट क्वेश्चन रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये दो बहनें हैं, ये जो इनकी नृत्य शैली है वो है कथक। मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ, दोनों बहनें कथक से रिलेटेड हैं। इसके अलावा इनका घराना पूछा जा चुका है, तो इनका जो घराना है वो है बनारस घराना। इसके अलावा ये पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजी जा चुकी हैं इन 2022 में। वहां पर इनको अवार्ड मिला था कथक सिखाने और उसका प्रसार करने के लिए। इनका घराना और नोट कर लो, बनारस घराना इनका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। CGL एग्जाम 2022 में भी आपका क्वेश्चन आया है। चलिए, एक काम और करो, जो आपका बनारस घराना है ये किसके द्वारा विकसित किया गया, ये और नोट डाउन कर लो, क्योंकि कल भी मैंने एक ऐसे क्वेश्चन बताया था तो वो आ गया था, इसलिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ विकसित किया गया किसके द्वारा। आपके एक कथक नर्तक थे, जानकी प्रसाद, ठीक है, जानकी प्रसाद के द्वारा आपका विकसित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और CHSL 2022 में 2021 में भी आया था। चलिए आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन हमें मिला है कुमुदनी लाखिया जी। अब मुझे ये थोड़ा कंफर्म नहीं है दोनों में से कोई एक आया था या दोनों आए थे, पर मैंने दोनों मेंशन कर दिए हैं।
आप लोग देख लीजिएगा। ये आपका सीरियल में शायद आया हुआ है 2022 में। कुमुदिनी लाखिया जो है किस राज्य से संबंधित है? ये आपकी अहमदाबाद गुजरात से संबंधित है। कथक डांसर है। इनके बारे में जो मुझे पता चला वो इतना है, और इनको पद्म भूषण अवार्ड भी मिल चुका है। क्वेश्चन आपका CHSL 2021 में भी आ गया है, ठीक है। यहाँ पर CHSL हो जाएगा। चल नेक्स्ट पे करते हैं। कौन एक समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? देखो, समवर्ती सूची के अंतर्गत शिक्षा हो गया, वन हो गया, विवाह हो गया, ट्रेड यूनियन, गोद लेना, उत्तराधिकार आदि आदि चीजें, जैसे कि तकनीकी शिक्षा हो गई, हमारी चिकित्सा शिक्षा हो गई, इसी में ऐड ऑन करो। चिकित्सा से रिलेटेड शिक्षा और विश्वविद्यालय आपका हो गया, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, ठीक है। विश्वविद्यालय हो गया। आपको वहाँ ऑप्शन में क्या मिला था, आप उसके थ्रू एक बार जाइएगा, ठीक है। और आगे ऐड हो जाएगा जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, शॉर्ट में लिख रहे हैं परिवार नियोजन, आपराधिक कानून, अच्छा ये टिक है, एक मिनट मैं ध्यान नहीं दिया। बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास जो आ जाते हैं। चिकित्सा और शिक्षा इसी में ऐड कर लो, विश्वविद्यालय, जनसंख्या नियंत्रण, व परिवार नियोजन, ठीक है। आपराधिक कानून, वन्य जीव जानवरों की सुरक्षा, खाद्य वस्तुओं में मिलावट आदि सब है ना, सब आपका आ जाता है। खाद्य पदार्थों और अन्य वस्तुओं में मिलावट भी आपका इसी में आती है, मेंशन कर देते हैं ये भी। ये भी आपका इसी सब्जेक्ट में आ जाता है। इसके अलावा आपका विवाह तो मेंशन कर दिया मैंने, श्रमिक संघ हो जाता है। चलिए देखिए, हमारी जो सूचियां हैं वो कितने तरह की हैं। 3 माध्यम से सूची जो है हमारी, जो अनुसूचियां हैं वो देखो, संघ सूची हो जाती है एक हमारी, एक हो जाती है राज्य सूची, और एक हमारी हो जाती है संघवर्ती सूची, ठीक है। तीनों सूचियों के बारे में पता है, आगे चलते हैं। जबकि राज्य सूची में आते हैं वो आ जाते हैं स्थानीय सरकार, पूंजीगत कर हो गए, चलिए आगे चलते हैं। ज़्यादा बताने लग जाएंगे तो फिर काफ़ी टाइम चला जाएगा, इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं बताएंगे, ठीक है। चलो, पद्म भूषण से सम्मानित उमलियाल जो है केशव ब्राह्मण, वो क्या वादक है? वो मृदंगम वादक है। CHSL एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आपका, 2022 में आया हुआ था। तो ये एक मृदंग वादक है, ठीक है। आगे चलते हैं। चेन्नई स्थित कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना किसने की थी? रुक्मणी देवी अरुंडेल ने की थी। कब? 1936 में की थी। आगे चलते हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल कब मनाया जाता है? आपका CHSL एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, 2020 में आया था। नागालैंड में मनाया जाता है, 1 से 10 दिसंबर के बीच में मनाया जाता है। इनको फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल भी कहा जाता है, त्योहारों का त्योहार। ठीक है। नागा विरासत और उनकी परंपराओं को संरक्षित रखने, बनाए रखने, बढ़ावा देने के लिए आपका ये फेस्टिवल मनाया जाता है। भारत में मृत्यु दर कितनी है? शिशु मृत्यु दर नहीं पूछी गई है, मृत्यु दर आपकी पूछी गई है 20। और सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय के मंत्री कौन है? श्री जीतराम मांझी जी है। ये क्वेश्चन आपका फिर से रिपीट हुआ है, आ चुका है एक बार GT एग्जाम 2025 में ही।
भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976। कम से कम 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है अभी, है ना, रिपीट हुआ है। इस अधिनियम को आपका लघु संविधान भी कहा जाता है, ऑल्सो नोन एज लघु संविधान, ठीक है। जितनी इंपॉर्टेंट चीजें मुझे लगती हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। आगे चलते हैं। लौह युग की अवधि क्या थी? 1200 ईसा पूर्व से 550 ईसा पूर्व आपका आयरन एज की थी लिमिट। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? हमने आपको कल सेंसस का वीडियो बना के डाला था और स्ट्रिक्टली बोला था कि पढ़ लीजिए, टेलीग्राम पे लिंक भी हमने शेयर की थी। अब मकारों नहीं पढ़ा होगा तो कुछ कर नहीं सकते। 1872 में बताया भी था कि लॉर्ड मेयो के शासनकाल में जो है जनगणना सबसे पहले शुरू हुई थी। जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है, अब 2023 में पूछा जा चुका है। जनगणना के बारे में हम सब बता चुके हैं, इसलिए हम आपको वापस दोबारा से चीजें नहीं बताएंगे। थोड़ा बता देते हैं। 15वीं जनगणना हुई थी हमारी, और स्वतंत्र भारत की कौन सी थी? 7वीं जनगणना 2011 की शुरुआत 1 अप्रैल 2010 को हुई थी। जनगणना 2011 का जो विषय था वो था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। जनगणना के आयुक्त कौन थे? श्री चंद्रमौली जी थे। सब बता चुके थे, ये बोला भी था स्पेशली कि जिनका एग्जाम है वो वीडियो पढ़ के जाओ। तो पहली जनगणना जो शुरू हुई वो 1872 में शुरू हुई। पूर्ण जनगणना कब शुरू हुई? भारत में पहली बार जो पूर्ण जनगणना थी, ये भी मैंने आपको बताया था, वहां पर लिख के मतलब बाकायदा पीडीएफ भी दी थी। अब भी गलत करके आए हो तो बहुत गलत बात है। पूर्ण जनगणना जो है 1881 में हुई थी, सही है। चलो आगे चलते हैं। हर 10 साल में होती है। इसके अलावा आपका ये क्वेश्चन सीजीएल में भी आ चुका है 2022 में आया। चलो आगे चले। एक बात और है, इसकी पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है, इनका अगला शिफ्ट है, नेक्स्ट एग्जाम है, उसको प्लीज पीडीएफ टेलीग्राम पे अवेलेबल है, और टेलीग्राम चैनल की लिंक हमारे चैनल पे नीचे वीडियो के मिल जाएगी। प्लीज ज्वाइन कर लीजिए जब तक कि आपका एग्जाम है तब तक। तो लालगुडी जयरामन का संबंध किस वाद्य यंत्र से? वायलिन वादक है। क्वेश्चन आपका CHSL एग्जाम में आ चुका है रिलेटेड 2022 में। पूरा नाम है लालगुडी गोपाला अय्यर। मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ आपको, गोपाला अय्यर जयरामन, ठीक है। किस शैली के वायलिन वादक है? तो कर्नाटक शैली के वायलिन वादक है। ये भी मैं बता देती हूँ आपको, शैली। आगे चलते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि अगर पूछी गई थी तो 1956 से 61 थी, और अगर मॉडल पूछा गया था तो दोनों ही मेंशन कर दी। दोनों में से कोई तो पूछा गया है। अगर मॉडल पूछा गया है तो महाल नोबिस मॉडल हम आपको पहले भी बता रहे थे। मुख्य जो इसका ध्यान था वो था देश के औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना, इंडस्ट्रियलाइजेशन फैक्टर को फोकस करना। बता चुकी थी मैंने ये भी पीडीएफ में सब डाल दिया था। अब मकार अगर नहीं पढ़ा होगा तो पता नहीं भाई, अदरवाइज मैंने आपको ये सब पढ़ा दिया है। आगे चलते हैं। नवंबर 1882 को पुणे में पंडित रमाबाई के द्वारा किस संस्थान की स्थापना की गई थी? आर्य महिला समाज की स्थापना की गई थी। कब? 1882 में। किसके द्वारा? पंडित रमाबाई के द्वारा, सही है। चलिए डेट भी बता दें, 30 नवंबर 1882। किस लिए? इन्होंने महिलाओं को एक सम्मानित जीवन दिलाने के लिए स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बना है, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना नष्ट की जा सकती है, इसे एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है, इसे क्या कहा जाता है? ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या रहता है? आपका ग्रुप डी एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका आया था अभी ग्रुप डी में। या तो ये आया है ऊर्जा, वैसे 90% आपका ऊर्जा संरक्षण का नियम आया है, लेकिन हमें एक क्वेश्चन और मिला है कि ऊष्मा गतिकी का कौन सा नियम कहता है कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है। तो अगर ये वाला आया है तो ये आपका ऊष्मा गतिकी का पहला नियम हो जाएगा। आपका जो क्वेश्चन आया है वो ऊर्जा संरक्षण का नियम ऊपर वाला आया है, ठीक है। मैंने मेंशन तो दोनों ही कर दिए हैं आपको। चलिए आगे चलते हैं। आर्थिक समृद्धि का एक अहम सूचकांक किसे माना जाता है? देखो, सरल घरेलू उत्पाद आपका ऑप्शन में था क्या? क्योंकि जो एक बार क्वेश्चन हमें मिला था एग्जाम में, वहां पर ऑप्शन जीएनपी दिया गया था, ठीक है। तो एक बार इसको देख लेना कि प्रति व्यक्ति ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के द्वारा सर्वोच्चतम सूचकांक प्रति व्यक्ति आय दिया जाता है। सूचकांक हो सकता है, लेकिन अगर आपसे ये पूछा है सर्वोत्तम सूचकांक इसको माने तो आपका आंसर जीएनपी हो जाएगा। एक बार इसको कंफर्म कीजिएगा, ठीक है, प्लीज कंफर्म।
इस क्वेश्चन को लेके मैं थोड़ा सा डाउट में हूँ, इसलिए कंफर्म कीजिएगा। क्वेश्चन कुछ इस तरह का आया है आपसे, केंद्रीय बजट को किस रूप से जाना जाता है? देखो, केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से भी जाना जाता है। अंडर आर्टिकल, ये मैं अपनी तरफ से बता दे रही हूँ आपको किस आर्टिकल के तहत, अंडर आर्टिकल 112 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में जाना जाता है। हो जाएगा। चलो, वर्तमान में रक्षा सचिव पूछे गए थे, राजेश कुमार सिंह थे। एक आपका डांस पूछा गया था, कोटू गुप्ता किस राज्य से संबंधित है? केरल में। इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है, ये क्वेश्चन दोनों आया है कि एक आया है, क्या है, एक बार मुझे कंफर्म करना प्लीज वेरीफाई। अगर किसी का एग्जाम है तो मेंशन इसलिए कर दे ताकि आपको नॉलेज हो जाए। यामिनी कृष्णमूर्ति ने दिल्ली में किसकी स्थापना की थी? यामिनी स्कूल ऑफ डांस की। जो क्वेश्चन आपसे सीजीएल में पूछा गया था, इनको लेके 2022 में इनकी डांस फॉर्म पूछी गई थी, तो ये भरतनाट्यम डांसर है, भरतनाट्यम से रिलेटेड है। सही है। चलिए आगे, एक और आपसे क्वेश्चन मिला है, कलाश्रम नामक की संस्था किसने स्थापना की? पंडित बिरजू महाराज। और दोनों ही क्वेश्चन मुझे कंफर्म नहीं है, दोनों आए थे कि एक आया था कि दोनों ही नहीं आए थे, ये हम आप पे छोड़ रहे हैं। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो इसको वेरीफाई कर सकता है तो प्लीज़ वेरीफाई कीजिएगा। हमें नहीं पता है, लेकिन हमें ऐड ऑन इसलिए कर दिए ताकि हो सकता है आपको अगली शिफ्ट में क्वेश्चंस मिल जाए, इसलिए मैंने आपको मेंशन कर दिए। ठीक है। शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 की पीडीएफ जो है हम आपको कुछ देर में प्रोवाइड कर देंगे, बाइलिंगुअल दोनों ही लैंग्वेज में टेलीग्राम पे। जो बच्चे नए हैं वो टेलीग्राम पे जब तक आपका एग्जाम हो रहा है तब तक के लिए ऐड हो जाए। लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। देन प्लीज ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। ठीक है। शिफ्ट 3 की वीडियो हम आपके सामने जल्द ही अपलोड करेंगे, तब तक के लिए रिक्वेस्ट है आप लोग साथ में बने रहिएगा। थैंक यू। हे स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 हम लोगों ने अपलोड कर दिया था। शिफ्ट 3 के क्वेश्चंस हमारे पास अवेलेबल हैं, उन पर डिस्कशन करेंगे। और एक बार ही मुझे कमेंट में ज़रा बताना, आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम किन किन बच्चों का है? ठीक है, ज़रा मुझे एक बार ही कमेंट कर दीजिएगा प्लीज़। हमारा रिक्वेस्ट, अगर किसी का एग्जाम है तो कंफर्म कर दीजिए प्लीज़, तो हम उसके पीवाईक्यूज करवा देंगे, क्योंकि अभी टाइम है, अदरवाइज फिर इसी की तरह हो जाएगा तो फिर आप बोलेंगे कि नहीं हुए। इसलिए अगर किसी का एग्जाम है तो प्लीज़ हमें कमेंट कर देना। ठीक है। चलो, क्वेश्चन है हमारे पास, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ के बुक जो है किसने लिखी थी? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह के द्वारा लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? अभी उनको कैंसर की बीमारी हुई थी, तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस इसके थ्रू शेयर किए हैं। किस तरह से उनको नींद नहीं आती थी, है ना, उनको खांसी से इस तरह से दिक्कत होती थी, उन्होंने अपना एक एक एक्सपीरियंस शेयर किया इसमें। चलिए, तो कैंसर सर्वाइवर रहे और इन्होंने अपनी पूरी जो एक्सपीरियंस है वो इन्होंने इस बुक के थ्रू दिया है। एक तो बुक और है, वो और लिख लो जो हमें लगता है आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीक है। CHSL में आपसे एक बुक पूछी गई थी 2022 में, सेम है, यहाँ पर द टेस्ट है, वहाँ पर है द रेस ऑफ माय लाइफ। सुना इस बुक के बारे में? किसके द्वारा लिखी गई है? मिल्खा सिंह जी के द्वारा ये बुक आपकी लिखी गई है और पूछी भी गई है, इसलिए याद रखना। और दोनों बुक में कंफ्यूजन नहीं होना, यहाँ पर टेस्ट है, वहाँ पर रेस है। ठीक है। तो मिल्खा सिंह ने अपनी आत्मकथा यानी कि ऑटोबायोग्राफी लिखी है इस बुक में। नेक्स्ट आपकी बहुत सारी देखिए ऑटोबायोग्राफी है, यहाँ पर ये भी आपकी एक ऑटोबायोग्राफी है यानी कि आत्मकथा है। अनब्रेकेबल सुनी है? अनब्रेकेबल आपकी मैरी कॉम जी की है, बॉक्सर है जो। और एक और लिखो, द स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। ये जो पूछी जा चुकी है वो मैं आपको करवा रही हूँ। ठीक है। द स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ये आपकी कपिल देव की ऑटोबायोग्राफी। ठीक है। चलिए, देखिए कुछ करवा दे रहे हैं जो हमें लगता है ज़रूरी है वो हम आपको करवा दे रहे हैं, इसको प्लीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखिए, सुनील गावस्कर जी के द्वारा जो बुक्स लिखी गई हैं, क्योंकि देखो ये बुक आई है इसका मतलब आगे भी पूछी जा सकती है ना। रन्स एंड रून्स हो जाएगी, इसके अलावा आपकी सनी डेज हो जाएगी। कुछ बता दे रहे हैं, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा करेंगे तो बहुत सारी हो जाएंगी, है ना।
आइडल्स हो जाती है आपकी, और आइडल्स के अलावा आपकी एक और है उनकी वन डे वंडर्स। अगर सारी लिखाएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए थोड़ी सी बता देते हैं। और सचिन तेंदुलकर की खासकर याद रखिएगा आप लोग, सचिन तेंदुलकर की प्लेइंग इट माई वे, ये बुक काफ़ी बार पूछी गई, इसलिए इसको याद रखना है, ठीक है। प्लेइंग इट माई वे। कपिल देव की और बताएं एक दो, क्रिकेट माई स्टाइल हो जाएगा, मैं यहाँ पर मेंशन कर दे रही हूँ, कहाँ करूँ, ओके ये यहाँ पर, ठीक है। क्रिकेट माई स्टाइल, ये आपकी किसकी है, कपिल देव की, ठीक है, ध्यान रहेगा ये दोनों कपिल देव की। इसके अलावा बाई गॉड्स डिक्री भी है, चलो इसको छोड़ देते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और इसके अलावा आपकी एक और ध्यान रखना, PVS लक्ष्मण की 281 एंड बियॉन्ड, ये बुक काफ़ी आपके एग्जाम में आ चुकी है। देखिए मैं आपको वही बुक्स बताऊंगी जो आपकी सबसे ज़्यादा आ चुकी है एग्जाम में, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतनी बुक सफिशिएंट है, ये बहुत ज़्यादा आई हुई है, वो मैंने आपको करवा दी है। इसके अलावा देखो है तो बहुत सारी, टाइगर वुड्स की है, हाउ आई प्ले गोल्फ है ना, और बलबीर सिंह की है गोल्डन हैट्रिक, काफ़ी बुक्स हैं, बट जो आ चुकी है वो मैं आपको बता दे रही हूँ, ज़्यादा नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये आपके सीपीओ में भी पूछी जा चुकी है, सीपीओ एग्जाम में आपकी आई है 2022 में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। भारत में आखिरी बार एशियाई गेम्स, देखो शिफ्ट 2 अभी मैंने जब आपको करवाई थी तो मैंने वहां पर आपको ये क्वेश्चन बताया था ना, शिफ्ट 2 या शिफ्ट 1 करवाई थी, दोनों में किसी एक में बताया कि भारत में 2 बार एशियन गेम्स हुए थे, और आपका ये क्वेश्चन आ चुका है जीटी एग्जाम 2023 में, पहले भी आ चुका है, और पूछा गया था कि दूसरी बार एशियाई खेल कहाँ आयोजित हुए थे, कब आयोजित हुए थे, पूछा गया था। तो हमने आपको बताया था हमारे अपने यहाँ इंडिया में कितनी बार गेम आयोजित किए गए, 2 बार। कब कब, 2 बार में कब हुआ, 2 टाइम्स, सही से लिख देते हैं आपको ताकि दिक्कत नहीं हो। या एशियाई गेम्स को बोलते हैं, एशियाड भी बोलते हैं, आपको एशियाई गेम या एशियाड भी लिखा हुआ मिलेगा। 2 टाइम्स हुए हैं भारत में, पहली बार इन 1951 और सेकेंड टाइम एंड लास्ट टाइम 1982। मैंने आपको शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में बताया था, अगर कोई पढ़ के गया होगा तो मेरे ख्याल से उसका सही हुआ होगा, और पहले भी एक बार बता चुकी हूँ मैं इसको, ठीक है। तो पहली बार इन 1951, सेकेंड बार तो ये वाला आया था कि आखिरी बार कब हुआ था। चलिए 1998 में भारत के नियंत्रक और महापरीक्षक कौन थे, ये देखिए ये विजय कुमार VK सांगलू जी थे, VK सांगलू जी, ठीक है। इन 1998 कैग की जो नियुक्ति होती है वो किसके द्वारा होती है, जो अपॉइंटमेंट है, ये देख लो, कुछ इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें वो बस डिस्कस करूंगी। राष्ट्रपति जी के द्वारा होती है इनकी नियुक्ति भैया जी, और जो इनका कार्यकाल होता है वो 6 ईयर होता है, या 65 ईयर तक, मतलब इनकी एज ग्रुप के अकॉर्डिंग है ना, एज के अकॉर्डिंग वर्ष जो भी उनका डिसाइडेड होता है, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। अभी ये तो हो गए वो, अगर अभी वर्तमान की आप बात करेंगे, वर्तमान में कौन है, तो आपके गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं, याद रहेगा, लिखने की जरूरत है, चलो नहीं लिखते, याद होगा। कैबिनेट मिनिस्टर्स याद कर लेना, कैबिनेट मिनिस्टर बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत किसने की थी, नरेंद्र मोदी ने की थी, ठीक है। और कब की थी, तो 8 अप्रैल 2015 को उन्होंने स्टार्टिंग करी थी, ठीक है। अब देखो इसमें से जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम आपको बताएं, CGL एग्जाम में आपका आ चुका है ये क्वेश्चन 2023 में, और बैंकिंग एग्जाम के अगर आप बच्चे हैं तो सीरियसली बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। फर्स्टली देखो यहाँ का तो हो गया प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, अब इसमें ट्विस्ट क्या था, जो मुद्रा था उसका ऑलरेडी अपना एक फुल फॉर्म था जो काफी बार आता है, तो इसका भी देख लो, माइक्रो यूनिट्स। बैंकिंग एग्जाम में ये वाला फुल फॉर्म बहुत पूछा जाता है, डेवलपमेंट एंड फाइनेंस एजेंसी लिमिटेड, ये आपकी बुक्स है, ये वाला सेक्शन अलग कर देना, सही है। चलिए
ये आपका बहुत कुछ है। अब हमने आपको जब अभी टेक्नीशियन करवाया था, कुछ करवाया था, तो हमने आपको बताया था कि इसमें 3 तरह से जो लोन था वो 3 स्कीम्स के तहत आपको प्रोवाइड किया था। वहाँ पर हमने काफ़ी सही से बताया था, थोड़ा सा टाइम था इसलिए 3 तरह से आपको लोन बताया था कि 3 श्रेणियों में था। पहला हमारा शिशु था, दूसरा हमारा किशोर था और तीसरा तरुण। शिशु में हमारा 50,000 तक का लोन आपको प्रोवाइड किया जाता था। किशोर में कितना था, 50,000 से ज़्यादा टू कितना 5 लाख, और तरुण में कितना 5 लाख से लेके 10 लाख। अब भैया जी जो ट्विस्ट हुआ था 2024 में तरुण योजना में हुआ था, 2024 आपसे क्वेश्चन आया था, इसकी जो लिमिट थी वो एक्सटेंड कर दी गई थी, इसका जो लोन था वो बढ़ा दिया गया था 5 से 20। ये हमारा जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं, जो नहीं दे सकते, उसकी एक पहल थी कि आप इतना लोन ले सकते थे। ये जो हमने बताया 50,000 तक शिशु किशोर अवस्था किशोर जो हमारी स्कीम थी, सीरीज थी, उसमें आप 50,000 से 5 लाख तक का लोन ले सकते थे। तरुण में 5 लाख से 10 लाख, ये आपकी प्रियोरिटी रखी जो पहले लॉन्च हुई थी उस समय ये था। 2024 में इसको एक्सटेंड किया गया था लोन राशि को। सही है। चलो, कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। बहुत ही लिमिटेड पढ़ा रहे हैं, वो जो आपके लिए सफिशिएंट है, आपके लिए जरूरी है। मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं? प्रधानमंत्री के द्वारा आपकी मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता की जाती है। मंत्रिपरिषद का हम आपको अभी दिन में शिफ्ट 2 में बता चुके हैं कि कितनी श्रेणियों में शामिल होता है। इसकी 3 श्रेणियां होती हैं, 3 सीरीज होती हैं। 3 सीरीज में कौन कौन इंक्लूड होता है हमने आपको बताया था। पहला कौन, कैबिनेट मंत्री। फिर से बता दे रहे हैं कुछ, अगर नए बच्चे होंगे, अगर नए बच्चे हैं तो प्लीज़ सब लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, आपको पीडीएफ वहीं मिलेगी। सेकेंड हमारे राज्य मंत्री हो जाते हैं, और तीसरे क्या हो जाते हैं, उप मंत्री। हम आपको सब बता चुके थे कि कितने कितने हमारे मेंबर्स होते हैं। मंत्रिपरिषद की अगर आप बात करेंगे, मंत्रिपरिषद में चल रहा है हमारा, कितने सदस्य हो जाएंगे, 60 से 70 मंत्री हो जाएंगे। मंत्रियों की संख्या 60 से 70 हो जाएगी। सीरीज बता दी, इनके कार्य मंत्रिमंडल के द्वारा तय किए जाते हैं ना, इस तरह से। मंत्रिमंडल हमारा छोटा यूनिट होता है जिसमें 15 से 20 मंत्री होते हैं। मैंने आपको शिफ्ट 2 में बताया है, ठीक है, शिफ्ट 1 जब भी बताया पर बताया है, ठीक है, तो एक बार चेक कर लेना। चलो आगे चलते हैं। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर किसे नियुक्त किया गया? द ट्विस्ट इज, बच्चों यहाँ पर देखो, ये क्वेश्चन मैं मार्क कर रही हूँ, आपको नए जो बने हैं वो तो बने हैं ज्ञानेश कुमार जी, ठीक है। किस नंबर के बने हैं? 26वें बने हैं। मैं यहाँ पर आपको मेंशन कर रही हूँ कुछ चीजें। 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने, लेकिन ये अभी 1-2 दिन में बने। अभी ये बताओ कि आपको पुराने पूछे गए थे कि नहीं, या ये तो नए बने हैं अभी, ठीक है। पुराने जो इनके एग्स हैं जो 25वें हैं, हमारे ख्याल से, मेरे ख्याल से आपको वही पूछे गए हैं 25 में। इन्होंने रिप्लेस किसको किया था? राजीव कुमार जी को। अभी जो क्वेश्चन आपसे 1-2 दिन पहले बन रहे थे, वहां पर आपका राजीव कुमार जी को लेके क्वेश्चन था। अब देखो यहाँ पर आपके लिए मैं आपको बोलूंगी, गलत कमेंट मत करना। अगर आपके में एक्स वाले दिए गए हैं तो आपका ये आंसर होगा राजीव कुमार, और अगर आपसे नए पूछे गए हैं, अगर नए पूछे गए होंगे तो आपको ये वर्ड मेंशन किया गया होगा। अगर राजीव कुमार जी पूछे गए तो या तो ऐसे पूछा गया होगा 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त तो कौन थे, या नए नियुक्त होने के पहले वाले कौन थे, और अगर नए पूछा है 26 में तो ज्ञानेश कुमार जी हो जाएंगे। मैंने आपको दोनों ही मेंशन कर दिया है ताकि आप बाद में ये नहीं बोलो कि आपने गलत बता दिया। मैंने आपको दोनों चीजें कर दी, ऑप्शन को पिक करना आपका काम है, चीजों को बताना हमारा काम है, ठीक है। सत्रिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? असम से है, बट द ट्विस्ट इज, यहाँ पर एक ट्विस्ट मिला है। बच्चे ने बोला है कि डांस नहीं पूछा गया था, और डांस की जगह मैं आपको बताती हूँ क्या पूछा गया था। एक वो पूछे गए हैं, आपको नाम दिया था किसी, वेट अ मिनट, आपके नर्तक का नाम दिया गया था, नाम मैं भूल गई हूँ थोड़ा, 1 मिनट में थोड़ा मेल ओपन कर लेती हूँ जरा सा। हाँ, एक नाम आपको मिला था अतई। अतई किससे संबंधित है? तो अतई जो है ये आपका रिलेटेड है सत्रिया डांस से। प्रतिपादक, ये प्रतिपादक है किसके? तो ये प्रतिपादक है आपके सत्रिया डांस के। ये आपका क्वेश्चन है। तो जिसने भी आपको ये वाला क्वेश्चन करवाया है ना, ये आया, ये नहीं आया भैया जी, ये आया है कि अतई जो है किस डांस के प्रतिपादक है, ठीक है। वहां पर आपका आंसर हो जाएगा सत्रिया डांस के प्रतिपादक है। सत्रिया डांस के बारे में इनका पूरा नाम देख लो पहले। इनका पूरा नाम है बाबू
राम बरवायन अतई। ठीक है, तो आपका ये वाला क्वेश्चन आया है, ये वाला क्वेश्चन पेपर में नहीं आया है, तो इसको एक बार देख लेना। बापूराम बरवायन, अब ये मुझे नहीं पता कि पूरा नाम दे के पूछा है कि केवल मुझे जो वो आया है उसमें केवल अतई मेंशन था, इसलिए एक बार चेक कर लेना कि क्या था। सही है, चलो आगे चलते हैं। और इसके अलावा सत्रिया के संस्थापक काफी बार आए हैं, तो वो हमने आपको कल भी बता दिया था कौन है। श्रीमंत, आपको पूरा नाम भी लिख सकता है मिला हुआ कि श्रीमंत शंकर देव जी। ठीक है, ये आपके एज अ संस्थापक पूछे गए, ये हमने आपको कल भी करवा दिया था, तो क्वेश्चन आपका ये वाला आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये सत्रिया हमारा शास्त्रीय नृत्य में है, ये भी हम बता चुके हैं। आपके 8 शास्त्रीय नृत्य कथकली मोहिनीअट्टम केरल से हो गया, भरतनाट्यम हमारा तमिलनाडु से हो गया, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, कथक उत्तर प्रदेश से, ओडिसी उड़ीसा से, मणिपुरी मणिपुर से और सत्रिया असम से। ठीक है, चलो ब्रेथलेस 1998 में एक एल्बम रिलीज किया गया था, एक एल्बम था ये, किस संगीतकार का एल्बम था? शंकर महादेवन जी का एल्बम था, ये आपसे आया था इतना पुराना। असम में कुशल समृद्धि और नववर्ष के रूप में कौन सा बिहू मनाया जाता है? कल हमने आपको 17 तारीख में हमने आपको 3 तरह के बिहू बताए थे, अभी हम आपको वापस से रिपीट नहीं करेंगे, हम रिक्वेस्ट करेंगे आप लोगों से जिसने जिसने कल की वीडियो नहीं देखी पीडीएफ जाके चेक कर लो टेलीग्राम पे, हमने वहाँ पे 3 तरह के बिहू बताए थे, हम वापस से उतना टाइम लेके नहीं बताएंगे। ठीक है, आपका एग्जाम सीजीएल 2022 में आ चुका है, और हमने बताया था जब नव वर्ष के बिहू की बात आएगी तो आपका बुहा बिहू या रोंगाली बिहू मनाया जाएगा। कल बताया था कि नहीं? कल ही बताया था, और आज आपको ये क्वेश्चन मिला है। सत्रिया वाला भी कल बताया था, 3 बार क्वेश्चन मिला है ना? इसके अलावा हमने आपको और क्या बताया था? एशियाई खेल वाला बताया था, ये भी आपको मिला है। मुद्रा योजना हम पहले पढ़ा चुके हैं, ये भी आपको मिला है। और ये मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता, ये मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल हमने आज भी पढ़ाया था। चलो देखो आगे चलते हैं। अच्छा एक बताओ, ये तो आपका नववर्ष में हो गया, नववर्ष में तो क्या हो गया? रोंगाली या पुपू। अगर आपके फसल वाला होता, लो हम बताने लगे, बात तो वही है, बताना ही है हमें, कुछ भी करो क्योंकि तुम्हें तो पढ़ना ही नहीं है। एमटीएस 2023 में फसल से आया था कि फसल वार्षिक फसल होने पर कौन सा बिहू मनाया जाता है, तो जब फसल होती है तो हमारा माघ बिहू मनाया जाता है। प्लीज चेक द पीडीएफ, रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम आपसे। और एक बिहू हमारा कौन सा बचा है? माघ बिहू को और क्या बोलते हैं? भोगाली बिहू, और कटी बिहू एक होता है, और पुहाग बिहू हमने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बिहू के लिए प्लीज चेक द पीडीएफ ऑन टेलीग्राम, कल की शिफ्ट में बताया है, कल हमारी 17 फैब थी, 17 फैब की पीडीएफ चेक कर लीजिए, आपको वहां पर मिल जाएगा। चलिए और एक और कर लो, फसल या मकर संक्रांति के दिन कौन सा मनाया जाता है? मकर संक्रांति के दिन भी आपका माघ बिहू ही आएगा। ठीक है, चलो ये आपका सीएचएसएल एग्जाम में पूछा गया है। भाई देखिए जितनी कोशिश कर सकते थे हम, हमने आपको इतना अच्छा पढ़ाने की कोशिश की है, उसके बाद भी अगर आप रिजल्ट हमें नहीं दे रहे तो फिर गलत बात है, क्योंकि बहुत मेहनत की है मैंने आपके हर सेशन के लिए। अब भी अगर आपके हाथ से लाइक और शेयर नहीं निकलता है तो बहुत ही गलत बात है। चलिए आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किसके द्वारा चलाई गई थी? एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा चलाई गई थी, और मुद्रा के बारे में हम आपको पूरी तरह बता चुके हैं। 3 सेक्शन में आपकी 3 सीरीज में चली थी, किशोर किशोर और तरुण तरुण को एक्सटेंड किया गया हुआ था उसका जो लोनिंग अमाउंट था। सही है, चलो आगे देखो। प्रहलाद जोशी वर्तमान में किसके मंत्री हैं? उपभोक्ता मंत्रालय खाद्य। एक रिक्वेस्ट करूंगी, लेटेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर्स पढ़ के जाना, जिसका भी एग्जाम है अभी इसकी लिस्ट में प्रोवाइड कर दूंगी आपको। ठीक है, लेटेस्ट वाला। चलो आगे देखो। प्रधानमंत्री जवाहर रोजगार योजना यानी प्रधानमंत्री JRY की शुरुआत कब हुई थी? इन 1993 में हुई थी जी। ये देखो जो 2019 का मैं करा चुकी हूँ, आपका क्वेश्चन है 2023 के कितने क्वेश्चन आपको आज की शिफ्ट में मिले, आपने कैलकुलेट करे भी हैं? 3 4 है ना, तो इसलिए पीडीएफ रेडी करो। पीडीएफ हमने आपकी सारी अपलोड कर दी है, टाइम की कमी की वजह से हम आपको करवा नहीं पा रहे हैं, लेकिन हमने आपको पहले भी बोला था अगर आप पीडीएफ कर सकते हैं तो प्लीज कर लें। जीडी 2019 का क्वेश्चन है आपका 1993 में शुरू हुई थी। सही है, हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं।
प्रधानमंत्री एक और देखो, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, या आपको ऐसे मिल सकता है पीएम रोजगार योजना, इस नाम से भी मिल सकता है आपको। तो भी आपको क्या करना है, 1993। एक आपको अलग मिलेगा, उसको देख लो। एक मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपसे JRY यानी कि जवाहर रोजगार योजना पूछ ली जाए तो भैया जी आपका आंसर अलग हो जाएगा, ठीक है। जवाहर रोजगार योजना, एक मिनट में सही से लिख देती हूँ, नहीं तो आप लोग गलत करोगे। जब सही सही पढ़ाते हैं तब तक तो करते नहीं हो सही। जवाहर रोजगार योजना जो है आपकी, इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1989। तो ये ध्यान रखना कि आपसे PMJRY पूछ रहा है या सिंपल JRY पूछ रहा है। मुझसे जितना हो सका मैंने आपको उतना प्रोवाइड कर दिया है, तो यहाँ पर गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, इतना तो आपसे उम्मीद कर ही सकते हैं। संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है, रूस, USSR। अब ये पढ़ा चुके थे, बता भी चुके थे, और कान ऐठ दे अगर किसी ने PDF नहीं पढ़ी है, PDF रीड कर लो, जिसका अपकमिंग एग्जाम है 2023 के, अपलोड कर रखी है। कम से कम आपके 63 शिफ्ट्स है मेरे ख्याल से, शायद, या इससे ज़्यादा ही है, प्लस है, 63 प्लस शिफ्ट होंगे मेरे ख्याल से आपके पास। इसको रीड कर लो, PDF प्रोवाइड कर रखी है। अब मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी, लेकिन मुझे टाइम लगेगा, मैं कल कर पाऊंगी मे बी। तो जिसका कल एग्जाम है उसको मैं रिक्वेस्ट करूंगी रात में GS के क्वेश्चन रेडी कर लो। कैसे पढ़ने हैं हमने आपको पुराने PDF में बता दिए, 2019 और 21 का देख लेना एक बार, जिसका पेपर है कल, देख लो, मैंने मेथड भी बताया है कैसे पढ़ना है। चलो आगे चलते हैं, इसको मैं भी और आपको करवा दे रही हूँ, ठीक है। आगे मैंने ऐड कर दिया है आपके टाइम बचत के लिए। आगे चलते हैं, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया था, शुंग वंश ने किया था। एक क्वेश्चन ये हमने दिया था, ये हम आपको बहुत बार करवा चुके हैं, मौर्य वंश के उत्तराधिकारी कौन है, करवा भी चुके हैं। चलो, शुंग वंश के उत्तराधिकारी कौन है, ये कोई कमेंट करके बताओ। चलो सब बता चुके हैं, ये तो हम कब का करवा चुके हैं आपको 365 डेज की सीरीज में। एक हम बता देते, एक आप बताओ। शुंग वंश की जो नींव रखी थी वो पुष्यमित्र शुंग ने रखी थी, आपको याद आया। चलो, मौर्य वंश के अंतिम राजा कौन थे, ये क्वेश्चन अभी आपका GT में आ चुका है, MTS 2021 में पूछा गया था। मौर्य वंश के अंतिम राजा, और ये अभी आपका बना है GD 2025 में भी, अंतिम राजा कौन थे। तो आपके अंतिम राजा जो थे वो थे बृहद्रथ, हो जाएगा। इनकी हत्या किसने की थी, ये अंतिम राजा थे, इनकी हत्या की थी पुष्यमित्र शुंग ने, ठीक है। चलो, और उसके साथ उन्होंने शुंग वंश की स्थापना की थी। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य, याद रहेंगी चीजें। एक काम करते हैं, मौर्य वंश के हम आपको कुछ क्वेश्चन अलग से टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। जो हमें लगता है आपके एग्जाम में हेल्पफुल रहेंगे वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। चलो आगे चलते हैं। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा की गई थी। और इनके साथ एक नाम और ऐड ऑन होता है, हो सकता है आपको ऑप्शन में ना मिला हो, पर इनके साथ एक नाम और याद रखना, आनंद मोहन बोस जी, दोनों ने मिलके की थी। आगे चलते हैं, और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में एक चीज़ और याद रखना, ये राष्ट्रगुरु के नाम से जाने जाते हैं। इन्हें जो उपाधि मिली थी वो राष्ट्रगुरु के नाम से मिली थी, और इन्होंने भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में भाग लिया था। ये क्वेश्चन आपका बहुत आता है, भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में भाग लेने वाले कौन थे, सिविल सर्विस एग्जाम में भाग लिया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये वाला क्वेश्चन 3 से 4 से 5 बार आ चुका है कि किसने जो है सिविल सर्विस एग्जाम में भाग लिया था, सिविल सेवा परीक्षा में कौन बैठे थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, याद रहेगा। चलो, इन्होंने पास भी की थी, लेकिन एज की वजह से इनको फिर रिमूव कर दिया गया था। आगे चलते, और एक बात और है, इसका ईयर जो है ये आपसे पूछा गया था CGL एग्जाम 2019 में, ये पूछा था कि इन्होंने किस वर्ष इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी, तो आपका ईयर पूछ लिया था, 1876 आपका आंसर था। चलो आगे चलते,
रंगोली उत्सव कहाँ का है, इस क्वेश्चन के बारे में नॉट कंफर्म हूँ, ये आया था या नहीं आया था मुझे नहीं पता है, मैं कोई श्योरिटी नहीं ले रही हूँ इस क्वेश्चन की। अगर कोई बच्चा बताना चाहे तो प्लीज पोलाइटली कमेंट कर देना। भारत में राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? देखो, राज्य की मंत्रिपरिषद की बात हुई है तो राज्य की मंत्रिपरिषद के हिसाब से आपका आंसर विधानसभा हो जाएगा, लेकिन अगर जो मंत्रिपरिषद है वो केंद्रीय होती तो आपकी लोकसभा हो जाता। लेकिन आपसे पूछी कौन सी रही, राज्य की, तो इसलिए आपका कौन जिम्मेदार होगा, विधानसभा। ठीक है, मैंने दोनों ही मेंशन कर दिया ताकि आपके अगले एग्जाम में आ जाए तो कर लो। ये जो होता है ये होता है अंडर आर्टिकल 164, अनुच्छेद 164 के अनुसार जो राज्य की मंत्रिपरिषद होती है वो सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, तो राज्य की पूछी है तो विधानसभा, और अगर केंद्र की पूछी है तो आपके लोकसभा उत्तरदायी होगी। ठीक है, और क्वेश्चन आपका जो ये है ये स्टेनो में आ चुका है, स्टेनो 2021 में क्वेश्चन ये आया हुआ था। चलिए, जितना हम बता सकते थे हमने उतना आपको बता दिया है। सीपीओ 2022 में भी आया है, जितना हमें लगता है ज़रूरी है उतना हम बता चुके हैं। और पुलिस कांस्टेबल में भी आया आपका ये। चलो आगे देखते हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी आया है 2021 में। चलो, 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्या था? देखो, 37वें राष्ट्रीय खेल जो है कहाँ हुए थे, गोवा में हुए थे। इसका शुभंकर मोगा था, और जो इसका स्लोगन रखा गया था वो गेट सेट गोवा रखा था। इसमें जो खेल विधाएं शामिल की गई थी वो 13 खेल विधाएं शामिल की गई थी। सही है, कितने दिवस का था? 15 दिन का हुआ था ये। इसमें लगभग सारे ही देश और केंद्र शासित प्रदेशों ने भाग लिया हुआ था। सबसे बड़ा आयोजन था 37वां राष्ट्रीय खेल। सही है, चलो। हरित क्रांति, एक शिशु मृत्यु दर से अंतर से क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन मुझे एग्जैक्टली सही नहीं मिला है, क्योंकि मुझे पता नहीं किस में अंतर पूछ रहे हैं, 2019 के साथ अंतर पूछ रहे हैं या 2021 के साथ, तो ये मैं आप पे छोड़ती हूँ। यहाँ पर अगर आपको क्वेश्चन कंफर्म हो तो इसको वेरीफाई कीजिएगा एक बार, क्योंकि मैं गलत आंसर नहीं करवाना चाहती आपको। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन और था, हरित क्रांति से हानियां क्या हुई थी? तो देखो, यहाँ पर आपको ऑप्शन में क्या मेंशन हुआ था वो हमें थोड़ा सा पता नहीं है, इसलिए हमने अपने ऑप्शन मेंशन किए। अगर आपको कोई ऐसा ऑप्शन मिल रहा है जो आपके एग्जाम में था तो आप वहां से पिकअप कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर आप बताना चाहें तो आप हमें कमेंट कर देना। चलिए, तो हमने ऑप्शंस क्या पिक किए? मिट्टी की उर्वरता में कमी आई थी, जल संसाधनों का अत्यधिक उपयोग हो रहा था, रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों से बचने के उपयोग के लिए पर्यावरण और स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा था। ठीक है, ये हमने अपने ऑप्शंस मेंशन किए। आपको एग्जाम में क्या मिला था, आप एक बार अगर ये मिले थे तो अपना ऑप्शन पिक कर लेना, अगर नहीं मिला था तो हमको एक बार वेरीफाई कर देना। ठीक है, चलो। चलिए, तो हमने बहुत कोशिश की है आपको वीडियो अच्छे से कराने की। हाँ, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से लाइक एंड शेयर करेंगे। और आरपीएफ कांस्टेबल वाले बच्चे प्लीज़ हमें पहले से इन्फॉर्म कर दीजिए, क्योंकि अभी हमारा कोई मूड नहीं चल रहा है कि हम आपको पीवाईक्यू कराएं। लेकिन अगर आप बताएंगे, अगर हमारे पास 4 से 5 बच्चे भी रहेंगे, 4 से 5 स्टूडेंट्स भी रहेंगे आरपीएफ कांस्टेबल के, तो हमें पहले से बता दीजिएगा। ठीक है, हम मैराथन टाइप का करवा देंगे पुराने पेपर्स का। अदरवाइज हम अपने एसबीआई वाले बच्चों के लिए प्रिपरेशन शुरू करेंगे। एसबीआई जेई का एग्जाम आपका लगा हुआ है, अगर आप आरपीएफ वाले बच्चे टाइम से मुझे नहीं बताते तो मैं एसबीआई जेई की प्रिपरेशन शुरू कर दूंगी, क्योंकि मेरा पहले से चल रहा है। चलिए, एक चीज़ और मैंने इंक्लूड कर दी आपको, जो देश इंक्लूड कर दिए जाते हैं कि हमारे जो है कानून का शासन, विधायी प्रक्रिया, एक नागरिकता कहाँ से लेके, हमने आपकी सुविधा के लिए ऐड कर दिया है। लिखा के नहीं बताएंगे क्योंकि आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा वीडियो के हिसाब से, इसलिए हमने मेंशन कर दिया कि ब्रिटेन से आपका क्या क्या लिया गया है, संसदीय सरकार, कानून का स्थान, विधायी प्रक्रिया और एक नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, विशेषाधिकार, रिट्स हो गई, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदन की प्रणाली ब्रिटेन से ली गई। इस तरह से हमने आपको सारी चीज़ें मेंशन करी। आयरलैंड से आपका डीपीएसपी हो गया, राष्ट्रपति के चुनाव की विधियां, है ना, ये भी हो गया। यूएसए से क्या क्या लिया गया है, महाभियोग आपका कार्य जो है उच्चतम न्यायालय से रिलेटेड, मौलिक अधिकार हो गए, न्यायिक समीक्षा हो गई, सारा कुछ मेंशन कर दिया है। तो आप अपने अकॉर्डिंग से रीड कर लेना, हमने सारा कुछ मेंशन किया। ठीक है, कनाडा का भी है, ऑस्ट्रेलिया का भी है, कंफ्यूज मत होना, हम आपको लाइंस बना के दे रहे हैं, इसमें से कुछ तो ऐसे होंगे जो भूल जाएंगे कहाँ किस में ऐड कर रहा है। इतने मक्कारे सब करके एकदम हाथ में दे रहे तब भी नहीं पढ़ा जा रहा है। चलो, ठीक है, गड़बड़ मत करना, सही से पढ़ना।
जिसने पढ़ रखा है उसका रिवीजन हो जाएगा, नहीं पढ़ रखा तो वो दोबारा पढ़ना, ये ज़रूरी चीज़ है इसलिए आपको बता रहे हैं। चलो वीडियो को यहाँ पर फिनिश करते हैं। प्लीज़ हम फिर से रिक्वेस्ट करते हैं IPS कांस्टेबल वाले बच्चे कमेंट करें और SBI JA वाले बच्चे भी कमेंट कर देना एक बार। तो एक बार मैराथन करा देते हैं पजल और सिटिंग का टाइम देख के। और मेरे ख्याल से JA का एग्ज़ाम तो अभी जल्दी ही है SBI का। एक काम करते हैं, मशीन इनपुट नहीं आएगा, कोडिंग डिकोडिंग में नहीं आएगी, पजल और सेटिंग करा देते हैं ठीक है एग्जाम तक के लिए। पजल और सेटिंग आपको मिल जाएगी और कोडिंग डिकोडिंग तो मेंस लेवल की करवा ही रहे हैं। फिर कांस्टेबल वाले बच्चों कान खुले रखो, अगर पढ़ना है तो कमेंट करना है ठीक है। चलो।